हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रैबिट के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसके एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन और उसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीटली कन्फाइंड होने वाला है डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक बार जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं रैबिट के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें रैबिट की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है जिनका काम यहाँ पर मेस्टिकेशन का है। ठीक है, मेस्टिकेशन का मतलब क्या है कि फूड को चू करना, उसको अच्छे से एकदम सलाइवा या फिर जो डाइजेस्टिव जूस है उसके साथ मिक्स करना, उसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। उसके बाद स्वालोइंग का मतलब क्या है कि माउथ से उसको डायरेक्टली मेन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसको एंटर करवाना, तो स्वालोइंग का काम हो गया। उसके अलावा जब फूड स्वालो होकर मेन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ जाता है तो उसका डाइजेशन, और डाइजेशन होने के बाद जो कुछ बचा कुचा रह जाता है उसका एलिमिनेशन करना। ये सारे के सारे इस काम को करने के लिए जो जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सभी ऑर्गन्स को मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है जो रैबिट है, अगर हम बात करें रैबिट, तो जो रैबिट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल जो बोल रहे हैं, इसका आपको लेंथ याद रखना है। इसकी जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 से 5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल, सो आपको याद रखना है कि ये स्टार्ट होता है माउथ से और एनस तक ये जाता है। ठीक है, और ये कहां तक जाता है? एनस तक जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आपका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यानी सपोज करो कि ये यहां से ट्यूब बनना स्टार्ट हुआ तो कहीं पर इसकी थिकनेस कम है, कहीं पर हो सकता है इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो, तो इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता। तो ध्यान रखना कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बट डायमीटर इज नॉट यूनिफॉर्म, बट द डायमीटर of tube is not uniform। यानी डायमीटर, ट्यूब का जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। कहीं पर हो सकता है डायमीटर ज्यादा हो, कहीं पर डायमीटर हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, सो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो आपको भी मैंने बताया कि जो रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ आपकी कितनी होती है? 4.5 से 5 मीटर तक होती है। तो इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये आसानी से याद रहे। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल जनरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका रैबिट का, उसके अंदर आपका एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगा। ठीक है, जो कि माउथ से एनस तक स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन के लिए जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके अंदर प्राइमरली 2 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है। एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, और नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी ऐसे ग्लैंड्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिक्रीशंस करते हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी दोनों चीजें मिलके क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप उसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसका डायमीटर सेम नहीं होता। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? माउथ आ जाएगा, फिर वेस्टिब्यूल आ जाता है, बक्कल कैविटी आ जाता है,
फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारी चीजें मिलके क्या है पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करती है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा डिटेल करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। उसके अलावा इसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता, ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं माउथ के बारे में। अगर हम माउथ के स्ट्रक्चर्स के बारे में ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि रैबिट का जो स्नाउट है, इस स्नाउट के जस्ट आगे आपको इस तरीके से एक ट्रांसवर्स स्लिट देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने आपको पहले लेक्चर में पहले बताया था, जब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसके स्नाउट के जस्ट आगे इस तरीके से एक ट्रांसवर्स स्लिट प्रेजेंट होता है, और इसी ट्रांसवर्स स्लिट को हम क्या बोल रहे हैं, माउथ बोल रहे हैं, ठीक है। अभी जो माउथ है इसको कवर करने के लिए यहाँ पर लिप्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ से यहाँ पर लिप्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक होगा लोअर लिप और ऊपर वाला क्या होगा, अपर लिप होगा, ठीक है। ये जो अपर लिप है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यहाँ पर एक वर्टिकल क्लेफ्ट देखने को मिलता है, यानी ये लिप पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं होता, बीच में क्लिफ्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो अंदर का इंसीजर टीथ है वो इजिली विजिबल होता है और रैबिट्स को ग्वानिंग में हेल्प करता है, उसको कुतरने में आसानी से हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो एक बार हम इसको क्या है पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये माउथ कैसा है, स्मॉल ट्रांसवर्स स्लिट ओपनिंग होता है, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स स्लिट ओपनिंग होगा जो कि सब टर्मिनल पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। सब टर्मिनल का मतलब क्या है कि बिल्कुल एंड में नहीं होगा, एंड से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो ये सब टर्मिनल लोकेशन पे प्रेजेंट होता है और कहां पर होगा, स्नाउट के बिल्कुल टिप पर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो ये पूरा का पूरा इस तरीके से स्नाउट है, तो स्नाउट के बिल्कुल यहाँ पर क्या है टिप वाले पार्ट पे होगा और बिल्कुल नीचे नहीं होगा, बिल्कुल टर्मिनल एंड पे नहीं होगा, टर्मिनल से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लिप्स हैं वो लिप्स यहाँ पर दो तरीके के लिप देखने को मिलेंगे, यानी इनर लिप और अपर लिप, ये आपको दो लिप्स देखने को मिलेंगे। और लिप्स कैसा होता है, बॉर्डर्ड बाय सॉफ्ट मूवेबल लिप्स, यानी माउथ को कवर करने के लिए या उसको बोल सकते हैं उसके चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको दो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपको हेयरी स्किन, यानी जो जनरली जो स्किन है उसके ऊपर हेयर्स देखने को मिल जाते हैं, विस्कर्स देखने को मिल जाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और अंदर की तरफ लिप्स के अंदर वाले पार्ट में क्या होगा, आपको म्यूकस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस सिक्रीशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें उसके अलावा आपको लेबियल ग्लैंड्स भी देखने को मिल जाता है। लेबियल ग्लैंड्स क्या है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है और उसके अलावा लिप्स को मॉइस्ट भी रखने का काम करता है लेबियल ग्लैंड्स। तो ये फंक्शन आपको याद रखना है कि लेबियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, म्यूकस का सिक्रीशन करता है, उसके अलावा ये लिप को मॉइस्ट रखता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है मैंने आपको बता ही दिया था कि जो अपर लिप है, अपर लिप के अंदर आपको मीडियन वर्टिकल क्लेफ्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो अपर लिप है वो कंप्लीट नहीं होता, बीच में यहाँ पर क्या है इस तरीके से कटा हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो अंदर वाला इंसीजर वाला पार्ट है वो आसानी से दिखता है और ये जो वर्टिकल क्लेफ्ट है बिल्कुल आपके नॉस्ट्रिल या राइनेरियम के पास तक जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब इस क्लेफ्ट की वजह से जो लार्ज अपर इंसीजर है वो बहुत इजीली विजिबल हो जाता है और रैबिट को ग्वानिंग में हेल्प करता है, कुतरने में मदद करता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज करो ये लिप वाला पार्ट है और यहाँ पर ये दांत है, ये टीथ है, ये हम क्या मान रहे हैं, ये टीथ है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये लिप है, ये आपका लिप है, ठीक है। तो आप देखोगे कि टीथ और लिप के बीच में एक स्पेस खाली है, हमें ये टीथ और लिप के बीच में जो स्पेस खाली होता है इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल बोलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये वेस्टिब्यूल कौन सा स्पेस होगा, टीथ और आपके जो लिप्स के बीच वाला जो स्पेस होता है उसी को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। सो जनरली अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक नैरो
वर्टिकल स्लिट लाइक स्पेस होगा, ठीक है, नैरो होगा, काफी कम होता है इसमें, और वर्टिकल स्लिट लाइक स्पेस होगा। अगर हम इसके बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो बाहर से आप देखोगे एक्सटर्नली इसको कवर करने के लिए लिप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसके अलावा चीक्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अंदर की तरफ से बात करें, इंटरनली बात करें तो यहाँ पर आपको गम्स देखने को मिलेंगे। गम्स का मतलब कि ये जो टीथ है, टीथ जिस स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड होते हैं उसको हम गम्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बाउंड्रीज पता चल जाएगी, यानी बाहर की साइड से आपको लिप्स हो गया और साइड से चिक्स हो जाएगा और अंदर की तरफ गम्स होंगे जो वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब ये जो म्यूकस ग्लैंड है ये इसका काम क्या होगा, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेशन का मतलब कि इसको फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में या किसी चीज को मतलब सूखने नहीं देते, एक लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। अगर बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी क्या होगा, जस्ट दांत के पीछे वाला जो स्पेस होता है, ठीक है, दांत के पीछे, जैसे कि लिप्स हो गया, लिप्स के बाद टीथ आ गया, तो बीच वाला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, वेस्टिब्यूल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं सो दैट कि आप इसको इजिली विजिबल कर पाओ या इजिली विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। ये सपोज करो कि मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ये मान लेते हैं गम्स है और इस गम के अंदर इस तरीके से ये टीथ प्रेजेंट है, ये लिप्स है, ये आपका टीथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्पेस आपका क्या होगा, वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के जस्ट बाद, टीथ के जस्ट बाद ये जो स्पेस होता है ये आपका क्या कहलाता है, बक्कल या ओरल कैविटी कहलाता है, बक्कल कैविटी, या इसी को हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो बक्कल कैविटी इज द स्पेस लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड वाइडेस्ट नियर द मोलर टीथ। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेस आप देख रहे हो अंदर की तरफ, ये जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी को अंदर से लाइनिंग करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहीं पर जो नीचे वाले जो डेंट्री बोन होता है, डेंट्री बोन पे जो मोलर टीथ होता है, तो मोलर टीथ के पास ओरल कैविटी का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है रैबिट के अंदर। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब ये जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बक्कल कैविटी का जो रूफ की बात करें, ठीक है, रूफ बनाने का जो काम होता है उसका किसका काम होता है, वो पैलेट का काम होगा, ठीक है। वो किसका काम होगा, पैलेट का काम होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और पैलेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाता है आपका हार्ड पैलेट और एक हो जाता है सॉफ्ट पैलेट। आगे वाला जो पार्ट होता है, अगर ये पूरा का पूरा जो खाली स्पेस देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बक्कल कैविटी है, ये आपका पूरा बक्कल कैविटी है। तो आगे वाला जो स्पेस होता है ये पूरा, इसका रूफ की अगर हम बात करते हैं, ये पूरा रूफ ये किससे बनता है, पैलेट से बनता है, ठीक है। सो आगे वाला जो पार्ट होता है वो आपका हार्ड पैलेट का पार्ट होता है, ये आपका हार्ड होगा, और पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और पैलेट का काम क्या होगा कि ये नेजल पैसेज को फूड पैसेज से डिवाइड करने का काम करता है, यानी ऊपर की साइड, ऊपर यानी डॉर्सल साइड, इस पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, सिंपल सा नेजल पैसेज होगा, और नीचे की तरफ क्या होता है आपका, फूड पैसेज प्रेजेंट होगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। जैसे इस डायग्राम में आप देखो, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो नेजल पैसेज है, और ये नीचे वाला, ये जो अंदर वाला माउथ के अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, इसका फूड पैसेज है, ये इसका क्या हो जाएगा, फूड पैसेज हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पैलेट का काम क्या होगा कि पूरे कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, अपर वाला पार्ट नेजल पैसेज हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट आपका फूड पैसेज हो जाता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ड पैलेट के बारे में। तो हार्ड पैलेट क्या है कि बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी का बिल्कुल एंटीरियर या फ्रंट वाला पार्ट होता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। उसके अलावा इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है इसको समझते हैं। इसके अंदर कौन कौन से बोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए, उसको समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या होगा, प्री मैक्सिलरी बोन होगा, और उसके अलावा मैक्सिलरी बोन हो जाएगा, उसके अलावा पैलेटाइन बोन होगा, ठीक है। तो तीन बोन से मिलकर बनता है। तो ये बोन्स के नाम आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम अच्छे से याद रखेंगे, इन बोन्स के बारे में हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये जो बोन्स है ये क्या कर रहे हैं कि पूरे हार्ड पैलेट का फॉर्मेशन कर रहा है। एक हो गया आपका प्री मैक्सिलरी बोन, उसके बाद मैक्सिलरी बोन, और उसके अलावा क्या है, पैलेटाइन बोन हो गया। ये तीन बोन इसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक पैलेटल रूगी देखने को मिल जाता है। अब ये पैलेटल रूगी क्या होता है इसको समझते हैं।
जनरली ये जो आपका हार्ड पैलेट है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, ये जो सरफेस है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से सरफेस बने हुए होते हैं, और ये सरफेस क्या है, फूड को स्लिप नहीं होने देते, मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का जो ये स्ट्रक्चर्स बनता है, इसी को हम पैलेटाइल रूगी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स रिज है ऑन द लोअर सरफेस दैट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्केपिंग ऑफ द माउथ, यानी फूड को माउथ से स्केप होने से बचने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेजो पैलेटाइन डक्ट की। तो आप देखेंगे कि अंदर की तरफ, यानी जो पूरा अभी इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो सपोज करो कि ये इसका अपर सरफेस है, ये हम हार्ड पैलेट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड पैलेट में इस तरीके से साइड में ओपनिंग बनती है, इस तरीके से दो ओपनिंग बनेगी, यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल ओपनिंग नियर द फ्रंट दैट लीड्स टू द ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दो ओपनिंग देखने को मिल जाएगी, जिसको हम नेजो पैलेटाइन डक्ट बोलते हैं, और ये डायरेक्टली क्या है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर में ओपन होती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके अलावा एक आ जाता है आपका जैकबसन ऑर्गन। ये कहाँ है, ये दोनों ईच कैनाल्स के पास लोकेटेड होते हैं, और जैकबसन ऑर्गन का काम होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि किस तरीके का जो फूड है वो आपका रैबिट कंज्यूम कर रहा है, तो उसके फूड के बारे में ये सारी चीजें बताने का काम करता है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड पैलेट के बाद सॉफ्ट पैलेट। तो अभी हमने जो बक्कल कैविटी बनाया, तो उसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो तो हो गया आपका हार्ड पैलेट, ये आपका हो गया हार्ड पैलेट। उसके जस्ट पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट पैलेट है, ये पोस्टीरियर पार्ट होगा, ठीक है, या बैक बोल सकते हो। उसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होता है, स्मूथ होता है, फ्लेसी होता है, ठीक है। इसकी ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है और माउथ को मॉइस्ट रखने का काम करता है। सॉफ्ट पैलेट के एंड में ही आपको इस तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जिसको हम उवुला बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उवुला बोला जाता है। ये एक स्मॉल फ्लैप लाइक पोस्टीरियर एंड होता है, और जो बिल्कुल माउथ के अंदर इस तरीके से फ्रीली हैंग करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आपने वो टीवी में वो विक्स वाला एड देखा होगा ना, कि खिचखिच दूर करो, तो देखा होगा कि आपने वहां पे खिचखिच एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हैंग करता है, उसी स्ट्रक्चर को हम उवुला बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टंग की। तो टंग आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा जो माउथ है, जो बक्कल कैविटी है, उसका जो लोअर फ्लोर है उसको पूरी तरीके से ये कवर करके रखता है। इसका अपर वाला पार्ट है, उसके ऊपर आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के यहाँ पर पेपली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट को ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि ये जो टंग है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, मोबाइल होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द बक्कल कैविटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये कंज्यूम करके रखता है, चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो टंग का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो अंडर साइड स्ट्रक्चर है, वो डायरेक्टली आपके बक्कल कैविटी या बक्कल फ्लोर से कनेक्टेड होता है, और इसका आगे वाला जो पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट है, वो फ्री होता है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इसका जो डॉर्सल सरफेस है, उसके अंदर सेंटर में आपको इस तरीके से बीच में इस तरीके से मीडियन ग्रूव देखने को मिल जाएगा, और उसके ऊपर चार तरीके के पेपिला प्रेजेंट हो जाएंगे, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हो जाएंगे, जो कि अलग अलग टेस्ट को ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। और ये टेस्ट बर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, फंजी फॉर्म हो गया, फिली फॉर्म हो गया, सर्कमवैलेट हो गया, फॉलिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये फिली फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, फंजी फॉर्म देखने को मिल गया, सर्कमवैलेट हो गया, फॉलिएट हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो टंग का काम अगर बात करें तो ये सलाइवा और क्या है, फूड की मिक्सिंग में ये हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। अगर हम रैबिट के टीथ के बारे में बात करें तो रैबिट के अंदर हमें दो तरीके के टीथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टीथ के नेचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो टीथ होता है वो थीकोडॉन्ट टाइप का होता है, ठीक है। थीकोडॉन्ट, ये आपको ये वर्ड याद रखना है, थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा दांत जो कि गम्स के अंदर धसा हुआ हो, ठीक है, एम्बेडेड इन द गम्स। जैसे हमारे जो टीथ होते हैं वो भी कैसे होते हैं, थीकोडॉन्ट टाइप के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको इस तरीके से गम देखने को मिलता है, इस तरीके से गम, और इस गम के अंदर से टीथ बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो जो बाहर वाला पार्ट आप ऊपर वाला देख रहे हो, इसको क्राउन बोला जाता है टीथ का, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दांत किसी गम के अंदर इस तरीके से मतलब धसा हुआ हो, एम्बेडेड हो, तो इस तरीके टीथ को हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट, ठीक है। उसके अलावा
अगर हम बात करें कि जो रैबिट है, उनके रैबिट के पूरे लाइफ साइकिल में दो बार दांत आते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है जो दांत, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, ठीक है। और ये जो दांत है, जैसे अडल्ट स्टेज आने वाला होता है, उससे पहले ये टूट जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है परमानेंट टीथ, ठीक है। तो इस तरीके से जब दो तरीके के दांत दिखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाइफियोडोंट, ठीक है, यानी कि दांत के दो सेट्स देखने को मिल जाते हैं, एक होगा डेसिडुअस और एक होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब ये दांत प्रेजेंट कहाँ होते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम स्कल देख पा रहे हैं, ठीक है। स्कल के जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो लोअर जॉ होता है, उसको हम बोलते हैं डेंटरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेंट्री बोलते हैं। और डेंट्री पर आपको टीथ देखने को मिल जाएगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम प्री मैक्सिला या मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर जो बोन है उसको हम प्री मैक्सिला और मैक्सिला बोलते हैं। और यहाँ पर भी दांत प्रेजेंट होगा, यानी अगर हम बात करें तो अपर जॉ और ये लोअर जॉ को हम बोलते हैं डेंट्री। अपर जॉ किससे मिलकर बनता है, आपके प्री मैक्सिला और मैक्सिला बोन से मिलके बनता है, ठीक है। और यही अपर जॉ और लोअर जॉ पे आपको टीथ देखने को मिल जाता है। दो तरीके के दांत होते हैं, थीकोडोंट और डाइफियोडोंट। थीकोडोंट का मतलब कि किसी तरीके से ये कप लाइक सॉकेट या फिर आप बोल सकते हो गम्स के अंदर एम्बेडेड होंगे। डाइफियोडोंट का मतलब दो साइड देखने को मिलेंगे, एक होगा मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डेंटल फार्मूला के बारे में। तो डेंटल फार्मूला आपको इसके बारे में याद रखना है। इसका डेंटल फार्मूला होता है 2033 डिवाइडेड बाय 1023, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो 28 टीथ आ जाएगा, ठीक है। तो रैबिट के अंदर भी 28 टीथ आपको देखने को मिलता है, जिसमें इंसीजर की बात करें तो आपको 2/1 का रेशियो मिल जाता है। कैनाइन की बात करें तो 0-0 होता है। तो ध्यान रखना है कि जो रैबिट है वो आपका हर्बीवोर्स होता है, ठीक है, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर कैनाइन टीथ एब्सेंट होता है। और जब कैनाइन टीथ एब्सेंट होता है तो कैनाइन टीथ की जगह यहाँ पर एक खाली स्पेस बन जाता है, और इस खाली स्पेस को हम डायस्टीमा बोलते हैं, ठीक है। अभी जो डायस्टीमा है ये बेसिकली रैबिट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्वानिंग के अंदर, क्योंकि उसका जो आगे वाला जो इंसीजर टीथ होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसको अंदर आसानी से ले सकता है। और उसके अलावा जब ग्वानिंग कर रहा होता है तो उस कंडीशन में भी ये डायस्टीमा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ध्यान रखना है कि डायस्टीमा क्यों बनता है, बिकॉज कैनाइन टीथ एब्सेंट होता है। कैनाइन टीथ के एब्सेंस की वजह से डायस्टीमा बनता है, ठीक है। उसके अलावा प्रीमोलर की बात करें तो 3/2 का होता है, मोलर की बात करें तो 3/3 का होता है, ठीक है। तो ये मेंशन मैंने कर रखा है कि यहाँ पर क्या होगा, 2 पेयर्स आपको क्या है, इंसीजर देखने को मिल जाएगा अपर जॉ में, 1 पेयर आपको लोअर जॉ में देखने को मिलेगा। कैनाइन एब्सेंट होता है जिसकी वजह से स्पेस बनेगा, उसको डायस्टीमा बोलते हैं। नेक्स्ट अगर प्रीमोलर की बात करें तो अपर जॉ में आपको 3 पेयर देखने को मिल जाएगा। लोअर जॉ की बात करें तो उसके अंदर 2 पेयर देखने को मिलता है। मोलर्स की बात करें तो चाहे अपर जो हो या फिर लोअर जॉ हो, दोनों में ही आपको 3 पेयर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स बेसिकली क्या है, एक कॉमन चैम्बर होता है, एक शॉर्ट कॉमन चैम्बर होता है, और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो नेजोफेरिंग्स है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट पैलेट के डॉर्सल वाले पॉइंट पे, यानी अपर अवब वाला पॉइंट होगा, यानी ये नेजल कैविटी से डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा या नेजल चैम्बर से रिलेट करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओरोफेरिंग्स की, तो ये सॉफ्ट पैलेट के नीचे वाला पार्ट होता है, जहां पर पूरा का पूरा ओरल कैविटी होता है, फूड की मिक्सिंग होती है सलाइवा के साथ या फिर बात करें डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर लेरिंगोफेरिंग्स की बात करें तो लेरिंगोफेरिंग्स वो रीजन है जहां पर नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेंटर वाला पीछे वाला पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं ड्रॉ करके समझाऊं आपको, तो जैसे मान लेते हैं ये आपका बक्कल कैविटी है और ऊपर की तरफ से ये नेजल कैविटी है, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, ये नेजल चैम्बर है, ये इसे मान लेते हैं सॉफ्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा जो इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, उसके वाला ये सेंटर वाला पार्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, और ये बाद में जाके एक कॉमन चैम्बर में ओपन होंगे जिसको बोला जाएगा लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, लेरिंगोफेरिंग्स में बोथ एयर और फूड आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। अगर ईसोफेगस की बात करें तो अगेन ये क्या है, कैसा है, लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब होता है जिसका काम होगा कि ये थ्रॉट को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल ट्रैकिया के डॉर्सल रन करता है, या बोल सकते हो ट्रैकिया के बिल्कुल पैरेलल रन करता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये डायफ्राम को पियर्स करके डायरेक्टली एब्डोमेन के साथ कनेक्ट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका काम क्या होगा
कि ये स्टमक से, ये जो ईसोफेगस है स्टमक के बेसिकली कॉनकेव साइड से कनेक्ट होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान देखो तो ये आपका ईसोफेगस है, ठीक है, और ईसोफेगस स्टमक के इस वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, और ये सरफेस का अगर शेप देखेंगे तो कॉनकेव शेप का होता है, और इसको हम लेसर कर्वेचर भी बोलते हैं। स्टमक का ये जो सरफेस है इसको हम लेसर कर्वेचर, ध्यान रखना है कि ईसोफेगस स्टमक के जिस वाले पार्ट से कनेक्ट होता है उसको लेसर कर्वेचर, और इसका जो शेप होता है वो कॉनकेव शेप का होता है, और ये जो दूसरा सरफेस है ये कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, और इसको हम ग्रेटर कर्वेचर भी बोलते हैं, इसको ग्रेटर कर्वेचर भी बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इनर वॉल होता है उसके अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि पेरिस्टाल्टिक मोशन में हेल्प करता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब ये जो ईसोफेगस है स्टमक के कार्डियक वाले रीजन में कनेक्ट होता है और यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको कार्डियक वेल्व बोलते हैं, और कार्डियक वेल्व का काम होता है कि रीगर्जिटेशन से रोकने का काम करता है, ठीक है। यानी अगर एक बार फूड ईसोफेगस से स्टमक में आ जाए तो फिर फूड का रीगर्जिटेशन यानी उसका बैक फ्लो नहीं होने देता कार्डियक वॉल्व, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो फंक्शन क्या होगा कि इट यूजेज स्पाइरली अरेंज लॉन्गिट्यूडनल मसल to facilitate downward movement of food to into the stomach, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टमक की, ठीक है, तो स्टमक आप देखेंगे तो ये क्या है, ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये लेफ्ट साइड होगा एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको बीन शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको दो सरफेसेस देखने को मिलता है। एक तो है इनर कॉनकेव सरफेस जिसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और दूसरा है आपका एक लार्ज आउटर कॉनकेव सरफेस जिसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया लेसर कर्वेचर, इसको बोलेंगे लेसर कर्वेचर, और इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। उसका शेप, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये हो जाता है कॉनकेव से शेप, और ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। तो ये दोनों शेप आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्टमक की बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ रीजन्स देखने को मिल जाएगा। सबसे आगे वाला रीजन जहां पर ईसोफेगस कनेक्ट करता है इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है, जहां पर आपको कार्डियक स्फिंक्टर देखने को मिल जाएगा। उसका दूसरा रीजन जहां पर आप देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, ठीक है। उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस रीजन, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फंडस रीजन, ठीक है। तो इस तरीके के सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाता है। एक स्फिंक्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, एक स्फिंक्टर आपको यहाँ पे मिलता है। कार्डियक साइड में जो स्फिंक्टर होगा उसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर, और जो पाइलोरिक वाले साइड में जो स्फिंक्टर होगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। दोनों स्फिंक्टर का सिंपल एक ही काम है कि ये फूड के रीगर्जिटेशन या फूड के बैक फ्लो को रोकता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम कार्डियक स्टमक की बात करें तो ये क्या है, लार्जर एंटीरियर पार्ट है, यानी आगे वाला पार्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसी वाले रीजन पे ईसोफेगस कनेक्ट करता है, ये चीज आपको याद रखना है, और यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर वाल्व प्रेजेंट होगा जो कि रीगर्जिटेशन या बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पार्ट से कनेक्ट होता है वो छोटा पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं। तो स्प्लीन हो गया, उसके बाद रेड इलोंगेटेड बॉडी हो जाएगा जो कि आउटर कर्व ऑफ स्टमक से कनेक्टेड होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो जो रैबिट का स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से कहा जाता है डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, बिल्कुल सेम एज जैसे ह्यूमन का होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ये जो पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है एक लॉन्ग, नैरो और हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो डिओडिनम वाला जो रीजन है यहां पर आपको किसी भी तरीके की मिजेंट्री देखने को नहीं मिलती, बट ये जो रीजन है आपका जेजुनम और इलियम, यहां पर आपको मिजेंट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मिजेंट्री, यहां पर मिजेंट्री एब्सेंट होगा, बट यहां पर जो मिजेंट्री है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये मिजेंट्री का मतलब क्या होता है, मिजेंट्री सिंपल मतलब है कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है
जो कि बाकी स्ट्रक्चर को एक एंकरेज प्रोवाइड करता है, उसको होल्ड करने में हेल्प करता है। मींस कि अगर सपोज करो यहाँ पे मेजेंट्री होती तो इस तरीके से एक मसल्स निकल रहा होता और ये डिओडिनम को उसकी पोजीशन में फिक्स करके रखने का काम करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेजेंट्री एब्सेंट है तो यहाँ पर क्या है, ये पोजीशन फिक्स नहीं होती। लेकिन वही अगर हम ये जो जेजुनम है और आपका इलियम है, यहाँ पर मेजेंट्री प्रेजेंट होती है तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम डिओडिनम की बात करें तो क्या है, स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि स्टमक के पाइलोरिक एंड से रिलीज होता है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर मेजेंट्री एब्सेंट होता है और ये जो पूरा का पूरा आप देखेंगे कि जो डिओडिनम है कि यू शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है, अगर हम डिओडिनम की बात करें, ठीक है, तो डिओडिनम का एक होता है डिस्टल एंड और एक है प्रोक्सिमल एंड। एक है आपका प्रोक्सिमल एंड और एक है इसका डिस्टल एंड। डिस्टल एंड, अब आप देखेंगे कि जो प्रोक्सिमल एंड है, प्रोक्सिमल एंड के पास और डिस्टल एंड के पास यहाँ पर अलग अलग टाइप की ओपनिंग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें डिस्टल एंड पे तो पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है और यहाँ पर देखेंगे तो हिपैटिक डक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, या फिर इसको आप बाइल डक्ट बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, बाइल डक्ट। यूजुअली ह्यूमंस के अंदर आप देखेंगे कि डिओडिनम में जो हिपैटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों फ्यूज होके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है और उसकी ओपनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो रैबिट है, रैबिट के केस में क्या है, डिओडिनम का दो डिफरेंट एंड होता है, एक प्रॉक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड। दोनों में अलग अलग ओपनिंग होती है। तो प्रॉक्सिमल एंड में बाइल डक्ट की ओपनिंग होगी और जो डिस्टल एंड है उसमें पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये लिखा है मैंने, बाइल डक्ट ओपन्स एट द स्टार्ट एट द proximal limb followed by the pancreatic duct at the distal end। ये कहां पर होगा, डिस्टल एंड पर होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं जेजुनम एंड इलियम के बारे में। जेजुनम और इलियम की बात करें तो ये दोनों क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और इसका लेंथ ऑलमोस्ट अराउंड 2 मीटर तक जा सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। जनरली जो जेजुनम है और इलियम है इनका स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर लगता है, लेकिन अगर हम इसका हिस्टोलॉजिकल स्टडी करें तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिल जाता है। यूजुअली आप देखेंगे कि जो जेजुनम वाला पार्ट है वहां पर जो विलाई होगा उसके जो साइज होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन जो इलियम है वहां पर साइज आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। और ये जो विलाई है, आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो विलाई है ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाता है, तो फूड के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीकम का। उसको पढ़ने से पहले, सीकम को पढ़ने से पहले आप यहाँ पे डायग्राम देखो, ये सीकम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सीकम डायरेक्टली ये जो इलियम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो सीकम से जाके कनेक्ट होता है। और जब सीकम से जाके कनेक्ट होता है तो वहां पर एक बड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सकुलस रोटुंडस, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, सकुलस रोटुंडस। सकुलस रोटुंडस, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सकुलस रोटुंडस है इसका काम क्या होगा कि ये डायरेक्टली, ये जो इलियम है, इलियम का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, एक राउंडेड पार्ट है जो डायरेक्टली सीकम से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जब सीकम को आप ध्यान से देखेंगे तो सीकम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्पाइरल वॉल्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है जो बाहर से देखने में थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और सीकम का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अब क्योंकि ये हर्बीवोर एनिमल है तो यहाँ पर बहुत सारे जो अपेंडिक्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि जो प्लांट के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो कहाँ होगा, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलन, ठीक है। उसके अलावा एक वाइड थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे स्पाइरल कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे इंटरनल स्पाइरल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इसके एंड में आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देखने को मिलता है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ये बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये लगभग 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक स्ट्रक्चर है आपका कॉलन और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम,
ठीक है, एक होगा कॉलन और एक होगा रेक्टम। कॉलन ऑलमोस्ट अराउंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और एक वाइड स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से सेक्युलेशंस देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये बीडेड स्ट्रक्चर होगा, सेक्युलेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका रेक्टम, जो कि बिल्कुल टर्मिनल पार्ट होगा, ठीक है, और इसकी लेंथ अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये आपको बीडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा लगता है मोती इसके अंदर हो, लेकिन ये मोती नहीं होता। यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर रहता है, जिसकी वजह से ये कैसा है, बीडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट होता है आपका एनस, ठीक है। एनस क्या है, टेल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा और यहाँ से जो भी वेस्ट है वो वेस्ट बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाता है, तो डायरेक्टली रेक्टम से कनेक्ट होगा और ये टेल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आपको एनल स्फिंक्टर भी प्रेजेंट देखने को मिल जाता है, जो कि फीकल मैटर के आउटफ्लो को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, इसका मेन रोल क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी बचा कुचा जो फूड है उसको भी एलिमिनेट या उसको एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।